दोनों ने शादी कर ली। राजा वीरेंद्र की पहली पत्नी रानी सौम्या ने न चाहते हुए भरी मन से दोनों का महल में स्वागत किया। रानी सौम्या के 2 पुत्र थे, राजकुमार आदित्य और राजकुमार धीरेन। वो दोनों बड़े ही चंचल थे, परंतु छोटी रानी सुष्मिता के महल में आने के बाद से दोनों चुप से रहने लगे। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ दिनों से राजकुमार आदित्य और राजकुमार धीरेन कुछ चुप से रहने लगे हैं। अरे बड़ी महारानी, आप व्यर्थ में चिंतित हो रही हैं। राजकुमार ठीक हो जाएंगे। हम वैद्यराज जी को अभी संदेश भिजवाते हैं। जी महाराज, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। राजवैद्य दोनों राजकुमारों का इलाज शुरू करते हैं, पर दोनों की प्रकृति में कोई सुधार नहीं होता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद राजा भी बीमार पड़ने लगे। दिन पर दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। आज शिकार बहुत अच्छा रहा। अब महल लौटने का समय आ गया है। ये आवाज कहां से आ रही है? चलो देखते हैं। हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रही हो? महाराज, मेरे पति ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा ने देखा कि औरत बहुत खूबसूरत है। उसकी सुंदरता से मोहित होकर राजा ने उसे सहारा देने का निर्णय लिया। अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो और मेरे महल में मेरे साथ रह सकती हो। ठीक है महाराज, मुझे आपकी शरण स्वीकार है। औरत राजा की बात मानकर उनके साथ महल में चली गई। महर्षि जी, मुझे यकीन हो गया है कि वो औरत नहीं, नागिन है। मुझे उससे बचाइए महर्षि जी, मुझे उससे बचाइए। महाराज, आज आप अपनी पहली पत्नी रानी सौम्या से कहे कि चलो समुद्र देखने चलते हैं। जब आप ऐसा कहेंगे तो नई रानी भी साथ चलने का जिद करेगी। फिर आप उसे भी साथ लीजिए। आगे का काम मैं देख लूंगा। राजा ने महर्षि चरक जी की बात मानी और महल लौटकर अपनी पहली रानी सौम्या से कहा, रानी सौम्या, चलो समुद्र देखने चलते हैं। मुझे भी समुद्र देखना है। हाँ ठीक है भाई, तुम भी चलो। अगले दिन सब समुद्र के पास पहुँचे। महर्षि चरक जी भी साथ में आए। सब लोग नाव में सवार होकर समुद्र में घूमने लगे। महाराज, हमने हर संभव इलाज किया, लेकिन आपकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ये आखिर मुझे क्या हो रहा है? जब कोई सुधार नहीं हुआ तो राजा ने मशहूर वैद्य महर्षि चरक जी से मिलने का निर्णय लिया। महर्षि जी, मैं बहुत बीमार हूँ। जब से मैंने नई शादी की है, तब से मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि वो औरत आपको कहाँ मिली थी? महर्षि, वो मुझे जंगल में मिली थी जब मैं शिकार से लौट रहा था। महाराज, वो औरत नहीं, इच्छाधारी नागिन है, नागिन। उसके जहर के कारण ही आप बीमार हो रहे हैं महाराज। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी नई रानी नागिन है। आप एक काम करें, महल जाकर हर जगह से पीने का पानी हटा दे और कुएं को ढक दे। फिर आधी रात को उसे कहें कि आपको बहुत प्यास लगी है और पानी चाहिए। देखना वो पानी कहाँ से लाती है। राजा ने वैद्य महर्षि चरक जी की सलाह मानी और महल में सभी पानी के बर्तन खाली करवा दिए और कुएं को ढकवा दिया। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी दो। ठीक है, मैं पानी लाती हूँ। नई रानी बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक गिलास हाथ में लेकर पानी ढूंढने लगी। उसने अपना हाथ बिस्तर से लंबा करके पूरे महल में पानी ढूंढा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर उसने अपना हाथ कुएं की तरफ बढ़ाया, लेकिन वहाँ भी पानी नहीं मिला। अंत में उसने अपना हाथ बहुत दूर नदी की तरफ बढ़ाया और वहाँ से पानी लेकर राजा को दे दिया। हाँ? ये औरत तो सचमुच नागिन है। बिस्तर से उठे बिना नदी से पानी ले आई। जिस्म की दवा पानी में फेंकने लगे। नागिन ने जब समुद्र तल तक पहुंचकर हाथ हिलाया तो वह महर्षि चरक जी की दवा से पत्थर बन गई और वहीं जम गई। महर्षि,
आपने मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा महर्षि, हमेशा आभारी रहूंगा। राज्य में दोनों राजकुमारों की प्रकृति भी ठीक हो गई और राजा भी स्वस्थ हो गए। राजा ने महर्षि चरक जी को ढेर सारा इनाम दिया और अपनी पहली रानी सौम्या और दोनों राजकुमारों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। कहा जाता है कि वह नागिन आज भी समुद्र तल। ये समुद्र बहुत गहरा है, आज तक कोई भी इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाया। मैं समुद्र की गहराई का पता लगा सकती हूँ। अरे जब बड़े बड़े तैराक और नाविक आज तक इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाए, तो तुम कैसे लगा सकती हो? ठीक है, मैं समुद्र में कूदने जा रही हूँ। जब मैं तल तक पहुँच जाऊंगी तो अपना हाथ हिलाऊंगी, तब आप लोग समझ जाना कि समुद्र कितना गहरा है। अच्छा ठीक है, करके दिखाओ। नई रानी समुद्र में कूद गई। उसके कूदते ही महर्षि चरक जी ने नाव को तट की तरफ भगाने का आदेश दिया। महाराज जल्दी से नाव को तट की तरफ ले चलिए, जल्दी करिए महाराज। और एक